नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एड्यूफंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल। और दोस्तों, ये आज की प्रैक्टिस सेट आई थिंक नो प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। दोस्तों, ये 10वीं प्रैक्टिस सेट है। मैं टॉपिक भी पढ़ा ही रहा हूँ ईवीएस का, तो आप लोग को बेहतर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? स्नेह एवं प्रेम, क्रोध तथा भय, वातावरण में समायोजन, या उत्तेजना या भाव में उथल पुथल। बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों, संवेग क्या है? जो हमारे इमोशंस हैं उसे संवेग बोला जाता है, इंग्लिश में इमोशन। तो ये क्या है? इमोशन क्या है? जब भी हमारे लिए कोई ऐसा दृश्य देख लें, या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाएं, या फिर बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हो जाएं, तो क्या है हमारे जो हाव भाव के क्या है? ये उथल पुथल है हमारे, मतलब जो संवेग हैं या बहुत। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा दृश्य देखते हैं जिससे काफ़ी दया का भाव निकलता है, तो फिर हम अंदर से एक दया भाव निकल जाता है। या फिर कोई मूवी अच्छी देख लें तो खुश हो जाते हैं, चाहे कोई खुशी घर में बात हो जाए तो जो हमारे चेहरे पर अपने आप दिखने लगेगा कि हम खुश हैं। तो दोस्तों, क्या है? ये हमारे उत्तेजना या भाव का उथल पुथल है। और यही हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा दोस्तों। ये ऑप्शन सही है। ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा कि बालक के खेल के विकास को क्या प्रभावित करते हैं? पहला है वातावरण, दूसरा खाली समय, शारीरिक शिक्षा, या उपयुक्त सभी। बताएं दोस्तों। बालक के खाली खेल के विकास को क्या प्रभावित करते हैं? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो बालक के खेल के विकास को क्या प्रभावित करते हैं दोस्तों? तो वातावरण, खाली समय। तो खाली समय से ही आपको लग रहा है कि कोई मतलब नहीं है, वातावरण नहीं। क्या होगा दोस्तों? बालक के खेल के विकास को क्या प्रभावित करते हैं? तो शारीरिक स्वास्थ्य, वातावरण, शारीरिक स्वास्थ्य और खाली समय। तो दोस्तों, यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। या तो शारीरिक स्वास्थ्य होगा, लेकिन वातावरण भी प्रभावित करता है, ये बात सही है। तो इसके वजह से हमें ये ऑप्शन भी इसको इसमें इंक्लूड करना होगा। और इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन क्या आंसर सही हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी क्या है? सभी सही है। नेक्स्ट है हमारा कि विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, विकास का संबंध बाह्य परिवर्तनों से है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, या विकास वृद्धि सूचक होता है। कई बार हम लोगों ने डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में पढ़ लिया दोस्तों। इसका आंसर दीजिए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। चलिए देखते हैं। तो विकास के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, आपको पता है एक होता है वृद्धि। क्या होता है दोस्तों? एक होता है आपका वृद्धि, और एक क्या है आपका? विकास। एक क्या है? विकास। तो दोस्तों, वृद्धि क्या है? एक छोटा टर्म है। विकास क्या है? एक बड़ा टर्म है। विकास में ही वृद्धि क्या है? निहित है। कारण क्या है दोस्तों? वृद्धि क्या है? आपका मात्रात्मक होता है, जैसे शरीर का बढ़ना, लंबाई बढ़ना, बालों का बढ़ना, मांसपेशियों का बढ़ना। ये क्या है दोस्तों? ये आपका वृद्धि है, ये मात्रात्मक होता है। लेकिन विकास क्या होता है? मात्रात्मक एवं गुणात्मक होता है। अर्थात इसमें वृद्धि भी आ जाएगा, इमोशन, सारे पक्ष आ जाएंगे, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक, भावात्मक और शारीरिक, सामाजिक, सब सारे पक्ष इसमें क्या आ जाएंगे? विकास में आ जाएंगे दोस्तों। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? आपके ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसमें सारे साइड शामिल हो जाते हैं, आपका फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, सारे। तो पूछ रहा है इसमें करेक्ट कौन सा कथन सही है? तो लिखा है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। चलिए इसको देखते, बाद में इसको देखते पहले कि विकास का संबंध बाह्य परिवर्तनों से है। ऐसा नहीं है। विकास का परिवर्तन का संबंध केवल बाह्य परिवर्तनों से नहीं, विकास का संबंध आंतरिक भी है। जैसा इमोशनल हो गया आपका, ये आंतरिक पक्ष है। सामाजिक हो गया, फिर कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक पक्ष भी हो गया। ये क्या है? आपका आंतरिक पक्ष है ना ये। तो ये तो इसी तरह ऑप्शन ये गलत हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। जी नहीं, मैंने कई बार बताया है क्या है डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस दोस्तों। डेवलपमेंट क्या होता है, ये टॉम टू वॉर्म टू टॉम चलता है दोस्तों। वॉर्म टू टॉम मतलब जन्म से लेकर कब्र तक चलता है, मतलब ये निरंतर चलता है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है दोस्तों। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। हाँ, ये कहता है कि वृद्धि कुछ समय बाद रुक जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। वृद्धि 18 से 20 मतलब किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था जाते जाते रुक जाता है, ये समझ में आ सकता है। वृद्धि विकास वृद्धि सूचक होता है, ये भी गलत है। केवल वृद्धि सूचक होता है विकास, मतलब आप लंबाई बढ़ गई किसी व्यक्ति की तो वो उसका विकास हो गया, नहीं। विकास का मतलब उसके सारे पक्षों में डेवलपमेंट हो, इमोशनल, कॉग्निटिव, उसका शारीरिक पक्ष भी मजबूत होना चाहिए, सारी चीजें डेवलपमेंट होंगी तब उसका हो जाएगा हाँ इस बच्चे का विकास सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा दोस्तों सही होगा, विकास के संबंध में कौन सा प्रश्न सही है, तो ये है विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। नेक्स्ट हमारा कि बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता हैं। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है दोस्तों, तो आप सबको पता है कौन है, अल्फ्रेड बीने। अल्फ्रेड बीने ने ही बुद्धि परीक्षण निर्माण किया था। चलो दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएंगे, अल्फ्रेड बीने। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है, अल्फ्रेड बीने। नेक्स्ट हमारा एक पूर्व विद्यालय बालक, मतलब एक पूर्व विद्यालय बालक कहता है सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है, मतलब ये बोल रहा है कि एक पूर्व बाल्यावस्था का बालक है जो ये कह रहा है कि सूर्य आज उदास है। बालक निम्नलिखित में से किस संप्रत्यय की अभिव्यक्ति कर रहा है, पारंपरिकता, सजीव चिंतन, केंद्रीयता या वस्तु अस्थायित्व, बताएं दोस्तों। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो आपको सबको पता है दोस्तों, जब छोटे बच्चे बोलते हैं कि आज चंदा मामा निकले नहीं, सूर्य उदास है, आप देखेंगे छोटे बच्चे को किसी चीज़ से चोट लग जाती है, बच्चा गिर जाता है, तो उसके घर के कोई भी सदस्य, माँ, दादा, दादी, कोई भी हो, उस वस्तु को ऐसे मारते, मेरे बच्चे को मार दिया, तो बच्चा बड़ा खुश होता है, बिकॉज उसके नज़र में सब, जैसे मैं चल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, उस तरह वो कुर्सी भी खा सकता है। मतलब उसके लिए क्या है, वो सजीव चिंतन है कि मतलब उसके में भी प्राण है, जिस तरह मैं हूँ और मैं चल रहा हूँ, बच्चा ये सोच रहा है कि सामने वाले में भी वही है। वो नहीं जानता कि वो डिफ्रेंटिएशन नहीं कर सकता, भेदभाव नहीं कर सकता कि मैं सजीव हूँ वो निर्जीव है। तो दोस्तों इसको क्या बोलेंगे, सजीव चिंतन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, सजीव चिंतन बोलेंगे। वस्तु अस्थायित्व तो क्या होता है, तो वस्तु अस्थायित्व ये होता है दोस्तों कि जब बच्चे के सामने से कोई वस्तु हटा ली जाती है तो वो कॉन्सेप्ट बच्चे के दिमाग से मिट जाता है, इसे वस्तु अस्थायित्व कहते हैं दोस्तों। ये जीन पियाजे ने कैसे टर्म्स दिए थे। नेक्स्ट है हमारा कि किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, मतलब किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं वो क्या अनुभव करते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार, बचपन के अपराधों के प्रति डर, आत्मसिद्धि का भाव या जीवन के बारे में परितृप्ति, बताएं दोस्तों। तो आप सबको पता है कि किशोरावस्था में बच्चे ये डिसाइड नहीं कर पाते, उनके तमाम सारे टेंशन होते हैं। इसलिए तो कहा गया, स्टैनले हॉल ने कहा था कि तूफानों का काल और तूफानों की अवस्था कौन है, किशोरावस्था है। परिवर्तन का काल भी कौन है, किशोरावस्था है। बिकॉज इस समय इतने चेंजेस होते हैं किशोरावस्था में, लड़का हो चाहे लड़की, सबके उसके फिजिकल चेंजेस अलग हो रहे हैं, उसके कॉग्निटिव चेंजेस अलग हो रहे हैं, फिर उसके बाद उसमें समायोजन की एक तीव्रता उसमें ज़्यादा होती है, क्योंकि घर वाले में भी जब कोई अच्छा ऐसा काम करेगा तो घर वाले बोलेंगे कि अभी तुम बड़े नहीं, वो बीच में मत बोलो, और कोई गलत काम कर दिया तो अभी तुम बच्चे नहीं हो, तो वो बच्चा ये समझ नहीं पाता मैं बच्चा हूँ या बड़ा हूँ। तमाम सारी ऐसी बातें होती हैं जिससे बच्चे मतलब परेशान हो जाते हैं, उनके करियर की टेंशन अलग है। फिर कुछ जब करियर चुन लेते हैं तो उसको पैसे की टेंशन होती है, कैसे कमाने में तमाम सारी ऐसी दिक्कत होती हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आजकल की भौतिक युग में जान ही रहे हैं दोस्तों, तमाम सारे ऐसे दिक्कतें होती हैं। तो क्या होता है दोस्तों, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार की, मतलब मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ये आदि तरह की बातें वो
सीखता है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। आत्मसिद्धि का भाव तो दोस्तों लास्ट वाली अवस्था है, अब्राहम मैस्लो की सबसे अंतिम अवस्था है। जीवन के बारे में प्रतिप्ति ये सब कभी किशोर सोच ही नहीं सकता कि बस जब हो गया जितना जीना था जी लिया। अभी तो उसने अभी तो कुछ ना बसंत देखे हैं ना सावन देखे हैं, अभी तो उसकी मजहब अमूमन 17-18 वर्ष हुआ होगा, 13 वर्ष की किशोरावस्था हो सकता है, 12 से स्टार्ट होती है दोस्तों, तो अभी तो ऐसा कुछ हो ही नहीं। तो ये ऑप्शन वैसे आपको भ्रमित करने के लिए दिया दोस्तों, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार ही बेस्ट ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट है हमारा कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है। देख लीजिए दोस्तों, सबसे बड़ी बात 4 से 8 माह, तो मतलब वो किस में आएगा, तो आपको पता है कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी थी, संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था किससे दोस्तों, जन्म से 2 वर्ष, तो ये मतलब संवेदी पेशी अवस्था में, क्योंकि 4 से 8 मतलब वो 1 साल से नीचे भी है, तो इसलिए कौन से एज में है ये, ग्रॉस मोटर स्किल, किसमें है दोस्तों, ग्रॉस मोटर स्किल, इसमें है ये दोस्तों। तो बताइए कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, बोलना शुरू कर देता है, तो बोलना शुरू 4 से 8 माह में कभी नहीं कर सकता। अब देखिए हाथ मुंह संबंधन, ऐसा नहीं है, ऐसा थोड़ा है कि 4 से 8 माह का बच्चा खाना उठा के ऐसे मुंह में डाल के खाना शुरू कर देगा, तो ये भी नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया, प्रतिवर्ती क्रिया कब होती है दोस्तों, जब बच्चा जन्म लेता है तब मोरल रिफ्लेक्सेस जो बोलते हैं, जैसे बच्चे को आप देखेंगे जब बच्चा पैदा होता है तो रोने लगता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण रोता है, तो बच्चे को डॉक्टर ऐसे उलाट कर उसके पीछे से मारता है, बिकॉज मारने का मतलब ये होता है कि जो अभी तक तो वो अपने माँ के गर्भ में आहार नाल से वो क्या कर रहा था, सांस ले रहा था, लेकिन जब वो बाहर आता है तो क्या किया जाता है, उसको डॉक्टर मारता है ताकि वो क्या करे, एक ही बार उसका मतलब पंप, हार्ट पंप करे, और वही एक वक्त होता है दोस्तों जब एक बार पंप स्टार्ट होता है हार्ट का तो आजीवन चलता है, और जब बंद होता है तो आपको पता है क्या होता है उसके बाद से उसके आँख, उसके गाल पे ऐसे उंगली रखेगा तो बच्चा ऐसे जीभ करेगा, उसको सब मोरल रिफ्लेक्शन है, उसके तलवों में ऐसे मारेगा तो बच्चा ऐसे अपने सर को मतलब वो करेगा कि, तो इसका दिखा जाता है कि नर्व सिस्टम का सही है कि नहीं, तमाम सारे ऐसे रिफ्लेक्सेस होते हैं। तो दोस्तों क्योंकि बच्चा तो छोटा है बता नहीं पाएगा, तो ये सब जितने भी मोरल रिफ्लेक्सेस होते हैं इससे पता चल जाता है कि बच्चे को मतलब सब कंडीशन ठीक है, सारे उसकी मांसपेशियां जो है सही हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, आंख और हाथ संबंधन, 4 से 8 महीने में बच्चे में आंख और हाथ संबंधन हो जाता है, मतलब बच्चा अपनी माँ को पहचानने लगता है, माँ के दुग्ध के गंध को पहचानने लगता है। अब बच्चे को उठाकर कहीं छोड़कर सुला दोगे तो लगेगा रोने, फिर वो माँ को देखता है, ये सब क्या है दोस्तों, ये धीरे धीरे डेवलप होने लगता है। तो 4 से 8 मिनट में क्या होता है दोस्तों, आंख और हाथ संबंधन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, विद्यालय एवं कक्षा में, विद्यालय एवं कक्षा में, अच्छा दोनों में एक ही दे दिया है दोस्तों, चलिए छोड़िए कोई बात नहीं, ऑडिटोरियम में, गृह में, बताएं दोस्तों, इस ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सबको पता है विद्यालय एवं कक्षा में सबसे अच्छी तरह से परिभाषित किया जा सकता है, बिकॉज बच्चा छोटा होगा, जब घर से बाहर जाएगा तो अधिक से अधिक सबसे ज़्यादा समय विद्यालय में देता है, वहाँ पर अपने साथ के बच्चों के साथ रहता है, तो सबसे ज़्यादा उसका विकास कहाँ हो सकता है दोस्तों, विद्यालय में ही हो सकता है, ये नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से जो मानव को सबसे अधिक प्रभावित करता है वो क्या है, वातावरण, वंश परंपरा, उक्त दोनों ही ने। इस क्वेश्चन को दोस्तों स्टार तो लगा ही लीजिए, लेकिन इस क्वेश्चन को हमने इतनी बार पढ़ लिया है कि ये अब नींद में भी हम लोग इसको कर सकते हैं। सबको पता है कि मानव का जो विकास होता है वो किसका देन है, डेवलपमेंट बराबर क्या होता है दोस्तों, सबको पता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रतिफल है। तो मतलब क्या होगा, वंश भी होगा और वातावरण भी होगा, कुछ चीज़ें वंश से हमें मिलेंगी, कुछ वातावरण का प्रभाव होगा, इसका मतलब उक्त दोनों। नेक्स्ट है कि एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है। एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है, मतलब जो भी आप जांच कर रहे हो, जो वो आपका मैनुअल हो, एग्जाम से रिलेटेड हो, या फिर कोई व्यक्तिगत परीक्षण हो, या फिर बुद्धि का परीक्षण, उसमें क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होने नहीं, क्या नहीं होनी चाहिए, विश्वसनीयता नहीं होनी चाहिए, द्विअर्थता नहीं होनी चाहिए, विधिमान्यता नहीं होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता नहीं होनी चाहिए, बताएं दोस्तों।
चलिए देखते हैं। तो उसमें क्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों, विश्वसनीयता होनी चाहिए, कि मतलब आप टेस्ट करो तभी वही रिजल्ट आए और कोई अन्य व्यक्ति टेस्ट करे तभी उसका वो रिजल्ट वही आए। विधिमान्यता भी होनी चाहिए, कि मतलब सर्व जगह एक ही उसका रिजल्ट मान्य हो। वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए, लेकिन वस्तुनिष्ठता इसलिए होनी चाहिए कि आप मुक्त क्वेश्चन आंसर होंगे, तो मैं अपने हिसाब से कुछ और लिखूंगा, दूसरा वाला कोई और लिखेगा, लेकिन वस्तुनिष्ठता होगी तो मान लीजिए एक ही ऑप्शन, जैसे इस क्वेश्चन के एक ही आंसर है तो मेरे लिए भी वही आंसर है, सामने वाले भी वही आंसर लेगा, तो इसको जांच करने में आसानी होती है दोस्तों। इसमें विश्वसनीयता बनी रहती है। तो ये तीन तो तत्व हैं, लेकिन द्विअर्थता नहीं है। आप किसी एक चीज का द्विअर्थ नहीं निकाल सकते, ये गलत होगा, यही ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट है हमारा पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते, यह कथन। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती है, कथन सही है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्व वगैरह। ये दोस्तों सब सीटेट के ही क्वेश्चन है, अलग अलग ईयर से मैंने कंबाइंड किए हुए हैं। तो आप ये मत सोचिएगा कहीं अलग से मैंने कराया हुआ है। और सीटेट यूपीटेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन सीटेट क्वेश्चन है अधिकतर इसमें। तो पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होती है, कथन क्या है, सही है। बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, सही हो सकता है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बताएं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों ये क्या कर रहा है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। ज्यादा समझाने वाला नहीं था। अब देखिए, ये जन्म के समय शिशु रोता है, क्यों रोता है, वातावरण के परिवर्तन के कारण, वातावरण के परिवर्तन के कारण, भूख के कारण, पीड़ा के कारण। तभी मैंने बताया दोस्तों, वातावरण के परिवर्तन के कारण जन्म के समय शिशु रोता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है। इसको आप इंपॉर्टेंट में ट्रिक कर लिए दोस्तों, बिल्कुल ही आ सकता है कि कौन कौन, WISC स्केल, TAT, TCT और APGR स्केल। बताएं दोस्तों। तो आपको पता है दोस्तों क्या है, WISC स्केल। ये सब जानते हैं कि क्या है, नवजात शिशुओं को जांचने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ये नहीं है, मैं पूछ ये रहा हूं, इसका आप फुल फॉर्म दोस्तों, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसका पूरा नाम क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के देंगे। कमेंट बॉक्स में आपको देना है दोस्तों। आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, ये आपका होमवर्क होगा। नेक्स्ट है हमारा कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें, प्रेरक पेशी विकास में, विचारात्मक विकास प्रक्रिया में, अनुकूलन में या समस्या समाधान में। बताइए। सबको पता है दोस्तों क्या, कि प्रतिबिंब हो गया आपका, अवधारणा हो गया, प्रतीक हो गया, ये कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, आपका चिंतन की बात के लिए कर रहा है। तो मानसिक क्रिया किसमें, विचारात्मक परिवर्तन में होता है। जैसे आपका प्रतिबिंब का बनना, अवधारणा, प्रतीक, कॉन्सेप्ट, ये सब क्या है दोस्तों, चिंतन की क्या है, ये तर्क और चिंतन के तत्व हैं। तो उसी वो दिया नहीं तो कुछ विचारात्मक प्रक्रिया, मतलब क्या विचार कर रहे हो आप, इसका मतलब कुछ सोच रहे हो, थिंक कर रहे हो। तो उसी तरह ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इज द राइट, विचारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट है हमारा, बिग व हंट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाले एक शब्द परिवर्तन। तो दोस्तों यही सबसे बड़ा हिंट है, परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। भी मैंने बताया कि परिवर्तन मतलब इसका ऑप्शन तो आपको सबको पता है, ये सर्वविदित है, या क्वेश्चन आता भी है, किशोरावस्था होगा। आपको पता है कि किशोरावस्था में जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों, किसमें किसमें होते हैं, अभी मैंने बताया शारीरिक पक्ष में होते हैं, सामाजिक पक्ष में होते हैं और मनोवैज्ञानिक पक्ष में होते हैं। मतलब उसका शारीरिक डेवलपमेंट होता है, बच्चों में दाढ़ी मुचकाना, लड़कियों का आवाज़ पतला हो जाना, लड़कों का आवाज़ मोटा हो जाना, लंबाई का बढ़ना, तमाम सारी बातें। जो बच्चे हैं जो उनका ये आपके लड़के हैं, इनका स्पर्म बनना, लड़कियों में मानसिक क्रिया का प्रारंभ हो जाना, ये सब क्या है दोस्तों, ये चेंजेस होने लगते हैं किशोरावस्था में। तो ये ओवरऑल जो परिवर्तन होता है, ये सब क्या किस में होता है दोस्तों, किशोरावस्था में होता है। नेक्स्ट है हमारा कि शिक्षा मनुष्य में अंतर्निहित क्षमता का परिपूर्णता में विकास करते हैं, यह कथन किसका है।
रविंद्रनाथ टैगोर, स्किनर, स्वामी विवेकानंद, एपिस्टेमोलॉजी, बताएं दोस्तों। आपको पता है दोस्तों किसका है? स्वामी विवेकानंद का। और नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद होंगे। अगला है सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों की जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश सहायता करता है, बताएं दोस्तों। बताइए, और बड़ा कर दे रहा हूं। तो क्या होगा दोस्तों इसका? सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है डैश सहायता करता है। पाठ्यचर्चा का विस्तार कर दे, उससे कोई मतलब नहीं है। संज्ञानात्मक वर्गीकरण तो आप कर ही नहीं सकते, विभेद केवल निर्देशित कर देंगे, ये भी गलत है दोस्तों। क्या होगा? स्व अधिगम मॉडल, अर्थात क्या कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक मुद्दों में जूझ रहे उन बच्चों को जिनकी प्रतिभा प्रभावित हो सकती है, तो स्व अधिगम मॉडल मतलब स्वयं को अपना अधिगम मॉडल बना सकें किसी को। जैसे मान लीजिए आप बता रहे हो तो अब खुद उस, जैसे अध्यापक क्या कर सकते हैं, मान लीजिए अध्यापक को, मान लीजिए एक बात करें, जैसे गांधी जी के पास कोई व्यक्ति गया, चलिए लंबी स्टोरी जाके मैं नॉर्मल सिचुएशन बता दे रहा हूँ। यदि मान लीजिए कोई बच्चा बहुत चीनी खा रहा है तो अध्यापक उसको मना नहीं कर सकता, उसको उदाहरण देगा खाएगा, लेकिन आप अध्यापक स्वयं छोड़ देगा, मान लीजिए स्वयं छोड़ के बताएगा कि चीनी से ये होता है, अब खुद आदर्श प्रस्तुत कर देगा। जैसे अल्बर्ट बांडूरा ने बताया था क्या, मॉडल की थ्योरी जो दी थी कि आप बच्चे क्या टीचर को ही मॉडल समझते हैं, तो अब टीचर में परिवर्तन देखकर, उदाहरण बनकर बच्चे अपने आप उसको देखकर सीख सकते हैं और बुरी आदतों का त्याग कर सकते हैं, जो भी मतलब उसके परिवर्तन का मोटिवेट हो सकते हैं। तो दोस्तों ये क्या होगा? स्व अधिगम मॉडल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि बालक का मुख्य रंगों की कब पहचान कर लेता है? बालक जो होता है मुख्य रंगों का कब पहचान कर लेता है, बताएं दोस्तों। 8 वर्ष में, 7 वर्ष में, 5 वर्ष में या 2 वर्ष में, बताएं दोस्तों। बालक मुख्य रंगों की कब पहचान कर लेता है? 8 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष। इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आएगा 8 वर्ष, 7 वर्ष, 6 वर्ष या 5 वर्ष। तो दोस्तों बता दूं, बालक का मुख्य रंगों की कब पहचान कर लेता है? तो 5 वर्ष में ये प्रारंभ कर देता है रंगों को पहचानना, 5 वर्ष दोस्तों, इसको जब नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्रोध संवेग के कारण उत्पन्न क्या प्रवृत्ति होती है? जब आपको पता है कि मैकडूगल ने दिया था दोस्तों, मैकडूगल ने दिया था, तो वही पूछ रहा है क्रोध जो संवेग है उसकी उत्पन्न की प्रवृत्ति क्या है? दंड, आत्मगौरव, अधिकार, युत्साह। तो दोस्तों जब क्रोध का संवेग उत्पन्न होता है तो क्या आती है? युत्साह आती है, ये आपको याद रखिएगा। मूल प्रवृत्ति क्या है आपकी? क्रोध की मूल प्रवृत्ति क्या है आपकी? युत्साह। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? कौन सी पूर्व बाल्यावस्था? मतलब 6 से 11 वर्ष पूछ रहा है दोस्तों, 6 से 11 वर्ष की बात पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? खेलने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, दल समूह में रहने की अवस्था। तो दोस्तों आपको पता है कि पूर्व बाल्यावस्था में बच्चा प्रश्न पूछता है, ये कैसे हुआ, चिड़िया क्यों उड़ रही है, ये ऐसे क्यों है, इतना सवाल पूछेगा कि आप परेशान हो जाएंगे। तो प्रश्न करने की अवस्था तो बिल्कुल है। अनुकरण करने की अवस्था है, जो जैसा वो देखेगा वैसा ही करेगा। वो बच्चों का एक आता ना, वो कौन सा वो सीरियल है, डोरेमोन। कुछ बच्चे तो खुद को ही डोरेमोन समझने लगते हैं कि मैं डोरेमोन हूँ। मैंने खुद, मतलब एक मित्र का घर का लड़का है, उसने वो डोरेमोन को टीवी पे देखा था और उसके बाद वो गैजेट्स नहीं देता कोई, तो उसका साथी है जो कभी पढ़ता नहीं, नोबिता करके, उसने वो देख लिया। एक दिन वो कोई नहीं था, वो टीवी फोड़ के निकालने वाला था उसमें से गैजेट। तो ऐसे ऐसे तो कुछ भी वो मतलब जैसा वो देखेंगे तो वैसा ही वो क्या करेंगे? अनुकरण करेंगे। ये भी सही है। दल समूह में रहने की अवस्था और खेलने की अवस्था। तो दोस्तों निम्न से पूर्व अवस्था कौन है? तो दल समूह में रहने की अवस्था क्या है आपका? सही हो जाएगा, बिकॉज दल समूह में नहीं रहता। खेल तो सकता है, खिलौने से खेलेगा, इसमें आप खिलौना होता और बेटर होता दोस्तों। खिलौने की अवस्था इसको कह सकते हैं, यहाँ पे खिलौना कर लीजिए। ट्वाइज एज जिसको बोलते हैं, ट्वाइज एज है ये। नेक्स्ट हमारा कि एक व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है?
कोई व्यक्ति है एक प्रभावकारी तरीके से एक हुनर कैसे सीख सकता है, बताएं दोस्तों। तो दोस्तों प्रभावकारी तरीके से हुनर सीखना केवल दो ही तरीके से हो सकता है। जैसे कि आप एक तो सबसे पहला है अवलोकन करना। जैसे मान लीजिए कोई मैकेनिक है, कुछ बना रहा है, आप सामने से कोई उसको देख रहा है, तो उसको जहाँ तक समझ में, लेकिन प्रैक्टिकल उसने नहीं किया है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है स्वयं करके सीखना। एक बार बनाएगा, कुछ गलतियां हुई, 2 बार करेगा, तीसरी बार में उसको आ जाएगा। ये थॉर्नडाइक के लॉ से भी एक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जिसमें जो दिया था थॉर्नडाइक ने कि मतलब आप करिए, मतलब स्वयं करके जो करेगा वो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। और इसीलिए एनसीईआरटी 2005 में कहा गया है कि लर्निंग बाय डूइंग, मतलब स्वयं करके सीखना इज द बेस्ट थिंग। जैसे कि लर्निंग क्या होगी, इनहैंस हो सके। तो इससे क्या होगा, कोई व्यक्ति एक प्रभावकारी तरीके से खुद कैसे सीख सकता है दोस्तों, तो खुद करके। अगर खुद करके ऑप्शन में नहीं होता, केवल अवलोकन करके होता, तो हमारे पास ऑप्शन है तो अवलोकन करके करते। लेकिन हमारे पास ऑलरेडी क्या है, एक बेस्ट ऑप्शन है खुद करके सीखना, मतलब सेल्फ डूइंग जो है इज द बेस्ट ऑप्शन। तो हमारे लिए यही ऑप्शन सही हो सकता है दोस्तों। और ये इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए कि आना ही आना है किसी न किसी टेट में, क्योंकि पिछले बार में दिया था ये। निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर का उदाहरण है? असतत चर, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा असतत चर है जो मतलब सतत नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है, अनसस्टेनेबल है। तो क्या है दोस्तों, वैवाहिक, आयु, आवासीय स्थान, लिंग। तो दोस्तों वैवाहिक क्या है, असतत है, अरे एक उम्र के बाद होगी। आवासीय स्थान भी है, लिंग भी है, लेकिन आयु क्या है आपका, ये सतत है, ये हमेशा बढ़ता जाएगा। आप उसे रोक नहीं सकते, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये बढ़ता जाएगा। ये क्या है आपका, असतत का उदाहरण नहीं है, सतत का उदाहरण है आयु। नेक्स्ट है हमारा, रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है दबाव से निपटने में, थकान से निपटने में, अजनबियों से निपटने में या हिंसा से निपटने में। दोस्तों अगर आप इसको नहीं पढ़े हैं तो मैं प्लेलिस्ट में ऑलरेडी एक वीडियो बनी हुई है समायोजन तंत्र करके, समायोजन तंत्र करके एक वीडियो है, उसमें मैं जितने भी रक्षा प्रणालियां होती हैं सारे के बारे में मैंने बताया हुआ है, बड़े अच्छे डिटेल से उदाहरण देके बताया हुआ है। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको एक ही टॉपिक में एक ही वीडियो में सारे डिटेल खत्म हो जाएंगे। समायोजन तंत्र से जितने भी रिलेटेड क्वेरी होगी आपकी सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं सारे को बहुत अच्छे से और उदाहरण दे के मैंने समझाया भी है। एमसीक्यू फॉर्मेट में है दोस्तों, उसको देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। तो रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है किसमें दोस्तों, तो दबाव से निपटने में रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। नेक्स्ट हमारा, इसको पढ़ लिया जाए। विद्यार्थियों में से सामाजिक विकास विकसित करने हेतु एक अध्यापक को चाहिए कि वह जाने, क्या जाने, विद्यार्थियों के कार्य निष्पादन को जाने, विद्यार्थियों के व्यक्तिगत रुचियों को जाने, विद्यार्थियों के शारीरिक विकास को जाने, या विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जाने। तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो कार्य निष्पादन को भी जानेगा, उसके रुचियों को भी जानेगा, तभी उसके अनुसार वो पढ़ा पाएगा, उसके सारे विकास को भी जानेगा। इसलिए क्या होगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों की जानकारी होगी, तो और भी बेस्ट ऑप्शन होगा। और ये मान लीजिए विद्यार्थियों के सभी पक्षों को जो ऑप्शन है ये नहीं होता, तो हमारे पास एक क्या होता है दोस्तों, रुचि जो है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, रुचि वाला, बिकॉज इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाएंगे आप। अध्यापक वही है दोस्तों जो बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करे उसको पढ़ाने के लिए, उसे पढ़ने के लिए जो इंटरेस्ट पैदा करे, तो वही अध्यापक दोस्तों। इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों के सभी पक्षों को। नेक्स्ट है हमारा, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है, शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था। बताएं दोस्तों। तो इसी से अंदाजा लगा दोस्तों, छोटे छोटे वाक्य, खाना दो, जिसमें व्याकरण दृष्टि से अशुद्धि होगी दोस्तों, किस अवस्था में होगी, कि नॉर्मल अवस्था है। 3 पहियों की साइकिल चलाना, तो छोटा अवस्था। तो पूरे शैशवावस्था तो होगा नहीं दोस्तों, ये किस में होगा, पूरे बाल्यावस्था, जो आपका कितना है, 6 से 11 वर्ष होता है। और आपका 21वां है दोस्तों, तो 6 से 11 अवस्था में तो बहुत बड़ा हो जाएगा बच्चा, इसलिए आप हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है ये छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है और 3 पहिया साइकिल भी चलाता है। छोटे बच्चे को देखेंगे ना, वो बैठ के चला नहीं पाता है, उसको ऐसे लोग वॉकर वॉकर टाइप का होता है, उसमें बच्चे को बैठा दिया जाता है, उसको घुमाया जाता है, शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था की विशेषता है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित है, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, या अंतः संबंध का सिद्धांत।
तो सबको पता है दोस्तों निरंतरता के सिद्धांत से ही संबंधित है, बिकॉज क्या है, विकास जीवन से मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया, इसलिए निरंतरता का सिद्धांत, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। लेकिन एकीकरण सिद्धांत क्या होता है दोस्तों कि सारी चीजें क्या हो जाती हैं, आपसे एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, को रिलेटेड हैं। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या होता है कि वातावरण और वंशानुक्रम के अंतःक्रिया से ही क्या होता है, मनुष्य का विकास होता है। अंतःसंबंध का सिद्धांत क्या है कि सारे पक्ष, एक चारों जितने पक्ष है, PCES मतलब फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल, ये चारों पक्ष क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मतलब अंतःसंबंध का सिद्धांत है। कि मतलब इससे मतलब क्या हुआ आपका कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट, ऑल थिंग्स आर रिलेट टू ईच अदर। ये सारे दोस्तों क्या हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, निरंतरता का सिद्धांत। अगला है, सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? अंतर संबंध का, निरंतरता का, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या वैयक्तिक सिद्धांत? बताएं दोस्तों। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है, यह विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। किस सिद्धांत बताता है? वैयक्तिक सिद्धांत का। सबका अपना अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल आपका बुद्धिलब्धि है, इंडिविजुअल आपकी एबिलिटी है, सब चीज दृष्टिकोण अलग अलग है दोस्तों। तो इसलिए हो सकता है सीमा का एबिलिटी हो, मानसिक क्षमता हो, अधिक हो लीना की अपेक्षा, तो इसलिए वैयक्तिक सिद्धांत की बात है कि मतलब हर बच्चा, इवन ट्विंस भी एक दूसरे से भिन्न होंगे किसी न किसी मामले में, किसी न किसी पक्ष में। नेक्स्ट है हमारा, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि उपलब्धि क्या होगी? तो दोस्तों आपको पता ही है कि क्या होता है दोस्तों, MA अपॉन CA इंटू 100, मतलब मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो निकाल दीजिए दोस्तों। तो क्या यदि एक बच्चे की मानसिक आयु कितनी है, तो 5, तो 5 यहाँ पर लिख दीजिए ऊपर, मेंटल एज है उसकी, मानसिक आयु मतलब मेंटल एज। वास्तविक आयु मतलब क्रोनोलॉजिकल एज कितनी है, 4, तो यहाँ 4 लिख दीजिए इंटू 100। अब इसको करिए तो कितनी बार बन जाएगा दोस्तों, 4 दूनी 8, 5 2 इसमें आ जाएगा, 4 पच्चे 20, अब 25 पच्चे दोस्तों 125, उसका क्या होगा, बुद्धि लब्धि होगी, मतलब 125 क्या होगा आपकी, उसकी बुद्धि लब्धि होगी, बुद्धि लब्धि होगी दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन कौन सही होगा, 125। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये उसका सूत्र होता है दोस्तों बुद्धि लब्धि निकालने का, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। नेक्स्ट है हमारा सेकेंड, आई थिंक लास्ट होगा। एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम आधारित है दोस्तों। ये आपका सीटेट 2012 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है इसको। ये जरूरी नहीं कि यही आए, लेकिन इससे रिलेटेड इसी फॉर्मेट में बन सकता है क्वेश्चन। देखिए, एक शिक्षिका क्या कर रही है, पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से, मतलब इसलिए इसी ट्रेंड पे काम करता है दोस्तों। इससे एक देखिए यहीं पे आपको ऑप्शन मिल जाता, अगर थोड़ा सा भी आप ध्यान दिए होते तो, पूर्व ज्ञान से जोड़ती है। तो जितने भी अधिगम के सिद्धांत है दोस्तों, केवल एक पावलाव का सिद्धांत है जो क्या होता है, प्रस्तावना से जुड़ता है, क्योंकि प्रस्तावना में भी ऑलरेडी क्या होता है, पूर्व ज्ञान होता है, कि पूर्व अनुभव से पूर्व ज्ञान। तो इसमें देखिए अधिगम का शास्त्रीय अनुबंधन जो है दोस्तों, पोषण का संकल्प अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन से ये जुड़ जाएगा। बिकॉज कुत्ते जो था वो घंटी की आवाज सुनकर लाल टपकाता था, लेकिन कुछ समय बाद जो घंटी की आवाज का विलोप हो गया, लेकिन फिर भी क्या होता था, जो खाना दिया जाता था तब लार आने लगता, घंटी आवाज सुनता सब बाद में, लेकिन सबसे पहले क्या था दोस्तों, वो पहले खाने को देखता तो लार टपकाता था। उसके बाद वो धीरे धीरे अधिगम होने लगा तो वो घंटी की आवाज सुनता तभी लार टपकाने लगता, मतलब वो पूर्व ज्ञान से। फिर उसके बाद से खत्म हो गया, फिर वो पद्मों की आहट को सुनकर या फिर क्या करने लगता था, लाट टपकाने लगता था, मतलब उसको ये माइंड क्या पूर्व ज्ञान जोड़ रहा था। तो वही सिस्टम ये भी है कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो मान लीजिए वही अचानक हमारे साथ घटता है, तो पूर्व ज्ञान को उससे जोड़कर
वो करना क्या कहलाता है आपका अधिगम का शास्त्रीय अनुबंध, मतलब प्राचीन अनुबंध से फिर आप टैली कर लेते हैं, वही क्या आता है पावलाव का सिद्धांत। इसको कौन दिया था दोस्तों? तो पावलाव दिया था। नेक्स्ट है हमारा, जब बच्चे की दादी उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण होता है। सीटेट 2012 में भी दोस्तों बताया, जब बच्चे की दादी उसे की माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण क्या होता है? वियोग, दुश्चिंता, सामाजिक दुश्चिंता, संवेगात्मक या अजनबी दुश्चिंता। क्योंकि ये कितने वर्ष में होता है? अधिक से अधिक इस साल भर तक होता है दोस्तों। तो ये क्या होता है? वियोग दुश्चिंता होती है, क्योंकि बच्चा केवल अपनी माँ को पहचानता है, उसकी एक स्पेशल गंध से पहचानता है। जब माँ उसको दूध पहली बार पिलाती है तभी उसको पहचान लेता है दोस्तों। और जब उसकी माँ से गोद से तो उसको वो नहीं आता है। उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा? पहले अपनी माँ को पहचानेगा, फिर उसको परिवार कुछ कुछ सदस्यों को पहचानने लगेगा। उसके बाद से अब उन सदस्यों के पास जाने लगेगा, लेकिन उस सदस्यों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति तब उसको लेगा तो लगेगा रोने। बिकॉज पहले माँ से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे सभी सदस्यों को धीरे धीरे अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाने लगता है कि हाँ ये मतलब रोज उनको देख रहा है। उसके बाद अजनबी कोई आता है, उसको गोद में लेता है तो रोने लगता है दोस्तों। तो ये क्या है? वियोग दुश्चिंता। वियोग मतलब दूर जाने वाली दुश्चिंता का परिणाम है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कि शायद सेकंड लास्ट होगा। आंशिक पुनर्वलन क्या है? वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, और सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। आंशिक पुनर्वलन मतलब किसी बच्चे को दोस्तों, एक मिनट, किसी बच्चे को, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, उसको बार बार आप वो दे रहे हैं और हमेशा उसको लालच दे रहे हैं कि आप ये करो तो मैं आपको ये चॉकलेट मिलेगा, ये टॉफ़ी मिलेगा, तो बार बार कुछ समय बाद वो खत्म हो जाएगा, उसमें वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, वो बस एक उसको करेगा तो मुझे मिलता ही मिलता है। लेकिन आंशिक पुनर्वलन, कभी कभी जो एग्जाम होता है उसके बाद कहेंगे ये इसको फर्स्ट प्राइज मिलेगा जो ये बढ़िया रिस्पॉन्स करेगा। तो ये दोस्तों क्या होता है? आपके सतत विकास को प्रभावित करता है। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है तो पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के नियम बनाना, संगीत प्रतियोगिता की लड़कियों की अपेक्षा। तो ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों। शिक्षकों द्वारा उनकी नीति पक्षापूर्ण व्यवहार का अधिसंज्ञान, पुरुष और महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।